नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दिसंबर महीने में अमीन पटवारी का एग्ज़ाम है और हम चाहते हैं कि आप उसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करें और इसीलिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट कहीं ना कहीं आपको रियल एग्ज़ाम का अनुभव देगा और इसको सॉल्व करते करते कहीं ना कहीं आप जो एग्ज़ाम प्रेशर है वो हैंडल करना सीख जाएंगे। तरीका देखेंगे कि कैसे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस मिक्स फॉर्म में हैं। सारा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंडियन जीके हो, छत्तीसगढ़ जीके हो, सारे क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। ठीक, तो हम क्वेश्चंस तो देखेंगे, आंसर देखेंगे, उसके साथ एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे। लेकिन सबसे पहला चीज आपको जो मैं बताना चाहूंगा वो ये कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है, वहां पर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा ऐप में एक बेसिक कोर्स भी है, वो ₹1 एकदम मिनिमम प्राइस रखा गया है। ₹1 पीडीएफ नोट्स वाला एक कोर्स है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, नीचे हो सकता है स्क्रॉल करें तो मिल जाएगा। वो इसलिए है, उसमें आप फोल्डर वाइज सारे पीडीएफ देख सकते हैं। टेलीग्राम में उतना स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होता है, जमा नहीं होता है, इसमें आपको जमा जो है सब मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 1909 के मौल्य मिंटो सुधार का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे और उनको मालूम था कि अगर भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो भारत के लोगों को बांटना होगा, चाहे वो हिंदू मुस्लिम में हो या हिंदुओं में भी बंगाली हिंदू हो, हिंदी भाषाई हिंदू हो, अलग अलग प्रकार से बांटने का इन्होंने तरीका सोचा और उसी में 1909 में एक प्लान लेकर आए। 1909 में मौल्य मिंटो सुधार, इसको रिफॉर्म बोला था, मौल्य मिंटो रिफॉर्म्स। इस रिफॉर्म के तहत एक सेपरेट इलेक्ट्रेट कॉलेजियम की व्यवस्था की गई, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। ठीक, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, जिसमें कुछ ऐसी व्यवस्था की गई कि जो मुस्लिम कैंडिडेट्स होंगे उनको सिर्फ और सिर्फ वोट कौन देंगे? मुस्लिम ही देंगे। यानी कि उनका जो निर्वाचक मंडल है, निर्वाचन केवल केवल कौन कर सकते हैं? केवल केवल मुस्लिम ही कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम में दरार डालने की ही बात थी। एक अलगाव अलग से दिखता कि हाँ ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, जबान पे चढ़ जाता वो मुस्लिम कैंडिडेट, ये हिंदू कैंडिडेट। ठीक, तो 1909 में ये सेपरेट इलेक्ट्रेट कॉलेजियम की व्यवस्था की गई थी, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। ठीक, इसीलिए ध्यान रखना, मिंटो उस समय वॉइस रहे थे, इसलिए मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट बोला जाता है। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट बोला जाता है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अलीपुर बम केस किस क्रांतिकारी से जुड़ा हुआ है? अलीपुर बम केस किस क्रांतिकारी से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है अरविंदो घोष से। ठीक है, अरविंदो घोष से। 1908 की बात है। 1908 में मुजफ्फरनगर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्लान बनाया, है ना, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्लान बनाया और उसमें शामिल थे कौन? अरविंदो घोष। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? नाम सुन के आपको लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये हो सकता है हिंदुस्तान में ही कहीं इसकी स्थापना हुई होगी, लेकिन मैं बता दूं इसकी स्थापना है 1913 में हुआ। कब हुआ? सैन फ्रांसिस्को में हुआ 1913 में। ठीक है, किसकी स्थापना? गदर पार्टी की स्थापना। मुख्य नाम जो इसमें आपको मिलेगा वो मिलेगा लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना, ये दो नाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके प्रमुख नेता में आप याद रखेंगे, ये गदर एक अखबार था, उसके माध्यम से अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। असम का वर्धमान किसे कहा जाता है? तो असम का वर्धमान कहा जाता है आनंदराम बरुआ को। एक 19वीं सदी के प्रमुख समाज सुधारक हैं और इन्हें याद रखिएगा असम का पुनर्जागरण पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो 19वीं सदी के क्या थे? ये समाज सुधारक थे। आपको मालूम होगा 19वीं सदी एक ऐसी सदी थी जिसमें कई सारे, चाहे किसी भी धर्म को लेकर हो, कई सारी बुराइयां व्याप्त थी। उसमें बहुत सारे ऐसी प्रथा थी जो कुप्रथा में तब्दील हो गए थे। उनमें से एक था सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा, बहुत सारे प्रथाएं थी। इस पर बहुत सारे समाज सुधारक काम किए। ये ऐसा सेगमेंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन डलवाने का कारण ये है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक आप पढ़ते चलें। तो समाज सुधारक हुए जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, उनके बारे में डिटेल आपको पढ़ना है। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, तो ये सबको पढ़ना है। तो आनंदराम बरुआ, इनको असम का पुनर्जागरण पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असम का पुनर्जागरण पुरुष। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और इससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप
को अपने बेनिफिट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक भी करना होगा। लाइक करने से इस प्रकार के वीडियोस आप तक पहुंचेंगे बार बार नोटिफिकेशन के माध्यम से, तो लाइक जरूर करेंगे। और ये पहल कैसा लगा ये मुझे बताइएगा। अमीन पटवारी का अगर ऐसे प्रैक्टिस सेट आप लॉन्ग टर्म में चाहते हैं, पूरे एग्जाम तक चाहते हैं, तो इस पर भी आप प्रतिक्रिया देंगे और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके डिमांड के हिसाब से मैं वीडियोस लेकर आऊंगा। ठीक है। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। ध्यान रखना, लाल बाल पाल, ये 3 बड़े नाम थे गर्म दल में, लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन बना था, 7 से साइमन, 7 से 27, 1927 में बना ये कमीशन। 1928 में ये भारत आया और साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए विरोध कर रहे थे। उसी दौरान लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय के सर पे वार किया गया और आगे चल के उनकी मृत्यु हो गई। ठीक। और लाला लाजपत राय बहुत प्रमुख नेता थे। लाल बाल पाल, ये 3 नेता गर्म दल से संबंधित थे। ठीक। तो साइमन कमीशन क्यों विरोध हो रहे थे? साइमन कमीशन समझ लो एक प्रकार से, जब मैं कभी मॉडर्न हिस्ट्री डील करूंगा तो डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल कुछ कानून बनाने की बात हो रही थी भारतीयों के लिए, लेकिन उसमें सभी के सभी, इस कमीशन में, इस आयोग में सभी के सभी व्यक्ति कौन थे? अंग्रेज थे, भारत थे ही नहीं। तो भारतीय के लिए नियम कानून बनाना है और उसमें एक भी भारतीय नहीं है, एक कैसी व्यवस्था थी? तो इसलिए विरोध किया जा रहा था साइमन कमीशन का, साइमन आयोग। भारतीय संविधान में संयुक्त सशस्त्र ज्वाइंट सिटिंग की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो ये देखिए, ये है अनुच्छेद 108 में। जैसे एम्बुलेंस के लिए बुलाते हो ना 108, तो आपको मालूम है भारतीय संविधान में संयुक्त सशस्त्र की व्यवस्था कब, कौन से अनुच्छेद में की गई? 108 में। देखिए, जो संसद है, भारतीय संसद है, इसके 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। तो कोई बिल, एक आध अपवाद को छोड़कर कोई भी बिल कहीं पे भी लाया जा सकता है, लेकिन उसका कानून, वो बिल जो है एक्ट बनने से पहले एक प्रोसेस से गुजरता है। पहले लोकसभा से, राज्यसभा से गुजरेगा, फिर राष्ट्रपति के पास साइन होने जाएगा, या पहले राज्यसभा में प्रस्तुत हो गया, फिर लोकसभा में गुजरेगा, वहां से होकर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, साइन होगा, तब वो एक्ट बनेगा। लेकिन किसी कारणवश अगर लोकसभा और राज्यसभा आपस में सहमति नहीं बना पा रहे हैं, आपस में सहमत नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है, संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। किसके द्वारा बुलाया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है, क्योंकि यही आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, हो सकता है बिल इंपॉर्टेंट हो और ये कोई एक सदन पास नहीं होने दे रहा है, तो ऐसे वाद विवाद की स्थिति में ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। और ध्यान रखना, ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आर्टिकल 118 और सबसेक्शन 4 के तहत, अनुच्छेद 118 और सबसेक्शन 4 के तहत इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी कि लोकसभा स्पीकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआईएमपी है। और याद रखना, ये मुझे याद है अच्छे से, 2018 का जो मेरा एग्जाम था अकाउंटेंट का, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। उतना डीप में उस समय नहीं पढ़ा था मैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, और अनुच्छेद भी याद रखेंगे। ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है आर्टिकल 108 के तहत, उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है आर्टिकल 118 सबसेक्शन 4 के तहत। ठीक, ये सब सेक्शन भी आप याद करते चलना, आजकल उतना डीप में भी पूछा जा रहा है। क्लियर? चलिए, अच्छा, वैसे ज्वाइंट सेशन कब कब बुलाया जाता है उसको एक बार अगर आप ध्यान रख लें तो और अच्छी बात होगी। एक बार 1961 में बुलाया गया है, 1961 में, एक बार 1978 में बुलाया गया है, और एक 2002 में बुलाया गया है। तो जो 2002 है वो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट की वजह से बुलाया गया है ना। 1961 डॉरी की वजह से बुलाया, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, और 1978 जो बुलाया गया वो बैंकिंग सर्विस कमीशन को लेकर बुलाया गया। ठीक है, डॉरी दहेज के लिए, ये 1978 बैंकिंग सर्विस कमीशन के लिए, और 2008 प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के लिए। तो अभी तक 3 बार ही ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है। ठीक, देखिए दोस्तों, हम कभी भी कोई टारगेट बनाते हैं, कोई गोल बनाते हैं, तो हमको गाइडलाइंस की आवश्यकता होती है, एक सहायता की जरूरत होती है, क्योंकि भीड़ इतनी है। उस भीड़ में अगर हमको आगे निकल कर आना है तो एक मार्गदर्शक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक, इसलिए हम एक कोर्स लेकर आए हैं अमीन पटवारी का। ठीक, इसमें रिकॉर्डेड क्लास रहेंगे, सारे अपडेटेड क्लास रहेंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, और ये पूरा कंप्लीट न्यू बैच है और काफ़ी कम फीस पर ये अवेलेबल है, काफ़ी कम फीस पर ये अवेलेबल है। ध्यान रखें, इस कोर्स का फीस हम इसलिए इतना कम रखें ताकि किसी भी बच्चे को महंगे कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत ना पड़े, काफ़ी कम फीस पर ये अवेलेबल हो जाए, मिडिल क्लास का बच्चा भी इसको अफोर्ड कर पाए, इसलिए काफ़ी कम फीस पर ये अवेलेबल कराया गया है। तो कोर्स परचेस करने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, योगेन साहू क्लासेस, और उसके अलावा ये नंबर है 7701236687, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर भी कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी डायरेक्ट परचेस करें, अभी विशेष ऑफर चल रहा है, आपको काफ़ी कम फीस पर वो अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा देखिए,
कोई किसी को लगता है कि अच्छा तैयारी भी हो गई है और नहीं भी हुई, दोनों के लिए, दोनों कैंडिडेट के लिए अमीन पटवारी का टेस्ट सीरीज है। ये एक्सप्लेनेशन के साथ विद एक्सप्लेनेशन टोटल 25 टेस्ट मिलेंगे। ये भी काफ़ी कम फीस पर अवेलेबल है। पहले हम अपने कोर्स जो टेस्ट सीरीज की फीस थी वो 99 159 ऐसा रखते थे, ये इसका थोड़ा सा उससे दुगना फीस रखा गया है। लेकिन कारण भी है कि उसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, तो जो मनीष सर के द्वारा इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए टेस्ट सीरीज में मैं बता दूं, मैथ्स और रीजनिंग के ही पार्ट ऐसे हैं जो बाइलिंगुअल रहेंगे, बाकी सब हिंदी लैंग्वेज में रहेंगे, वो समझ आ ही जाता है बच्चों को। अंतरिम बजट इंटरिम बजट पेश करने का अधिकार किसके पास होता है? तो वित्त मंत्री जी के पास होता है। आगे बढ़ते हैं सवाल में। अब भारतीय संविधान में धारा 370 किस राज्य से संबंधित था? आपको मालूम जम्मू कश्मीर, ये 370 हटा दिया गया है। एक और आर्टिकल आप याद रखेंगे 35 से, जो वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट थे उनको विशेष अधिकार प्रदान करता था, ये दोनों निरस्त किए जा चुके हैं आर्टिकल 370 और 35 से। ये किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था जम्मू कश्मीर से। आगे बात करते हैं, भारत का भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक स्थित राज्य कौन सा है? अगर मैं यहाँ पर आपको मैप ड्रॉ करके बताऊं, ठीक, ये इंडिया का मैप है। आपको मालूम इधर अंडमान निकोबार में है, ठीक है, अंडमान निकोबार प्रमुख 4 आइलैंड अंडमान के, निकोबार के ग्रेट और कार निकोबार 2, ये लिटिल नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, मिडिल अंडमान, ये 4 अंडमान के हैं। ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, ये 2 निकोबार में आइलैंड है, प्रमुख आइलैंड है, ये थोड़ा और नीचे जाता है। ठीक है, तो ये जो बीचों बीच रेखा गुजरती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा जिसको हम कहते हैं। कौन सी रेखा? कर्क रेखा हम कहते हैं इसको, ठीक, ध्यान रखेंगे। और इससे नीचे एक और बीचों बीच जो रेखा गुजरती है, अगर ये मैं धरती को इस तरीके से बनाऊं तो जो 0 डिग्री अक्षांश पे रेखा गुजरती है उसको क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं, उसी को भूमध्य रेखा कहते हैं हिंदी में, और उसका नाम है विषुवत रेखा। तो वो विषुवत रेखा भारत से नहीं गुजरती है, भारत उसके ऊपर स्थित है, लेकिन ध्यान रखना सबसे नजदीक कौन सा है उससे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा और नीचे जाता है, मैं बताया, तो ये मेन लैंड से टच ना होकर ये नीचे इसके काफी नजदीक है, 876 किलोमीटर के आसपास उसकी दूरी है। भारत का सबसे लंबा तट रेखा किस राज्य की है? टोटल हम बात करें 75-16 ये तट रेखा है, 75-16.6 ये तट रेखा है। तट रेखा मतलब ये देखो, ये पूरी समुद्री तट रेखा, सब भारत की सबसे लंबी तट रेखा, मतलब ओवरऑल ये पूरा ऐसे ये तट रेखा कहलाते हैं। ठीक है, उसमें कुछ समुद्री है, कुछ स्थलीय मार्ग हैं। ठीक है, फिलहाल सबसे ज्यादा सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की है। बोले सर गुजरात की कैसे? यहाँ पे आंध्र प्रदेश भी तो इतना बड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन नहीं, ये गुजरात ऐसे मुड़ा मुड़ा है ना, इस कारण ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो सबसे लंबी तट रेखा किसकी है अगर पूछा जाए तो ये है गुजरात की। अगला सवाल देखते हैं, 11वां, चेरापूंजी और मासिनराम जहां दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है किस राज्य में स्थित है? तो ये देखिए, अब फिर से मैं मैप बनाता हूं, ये देखो, ये आपका इंडिया का मैप है और ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, और यहाँ पर आपको मेघालय का पार्ट दिखा जाएगा, और मेघालय में शिलोंग पठार, और शिलोंग पठार में गारो खासी जंतिया, जी के जी, गारो खासी जंतिया, ये 3 पहाड़ है। ठीक है, और जब दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरता है तो यहाँ से ये सीधे चले जाता है, इधर कहीं पे भी नहीं टकराता, ये समुद्र से होकर गुजरता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नमी ग्रहण कर लेता है, और ये सीधा जाके टकराता है। चूंकि पहाड़ों की आकृति कीप आकृति की है, इस वजह से इनसे टकराकर भारी बरसात होती है। शिलोंग पठार में बोल लो या गारो खासी जंतिया में बोल लो, और सबसे ज़्यादा बरसात होता है गारो खासी जंतिया में भी, खासी में, और खासी पहाड़ी में ही स्थित है चेरापूंजी और मासिनराम। ठीक, तो ये कौन से राज्य में पड़ता है अगर पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे? मेघालय। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस संस्था की सिफारिश के द्वारा तय किया जाता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, CACP। इसका अंग्रेजी में ही मुझे फुल फॉर्म एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को मापने के लिए भारत में मुख्य रूप से कौन सा सूचकांक इस्तेमाल होता है? देखिए, तो ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक, इन्फ्लेशन नापते हैं, लेकिन कैसे? ठीक है, तो एक बास्केट होता है, कंज्यूमर बास्केट होता है, देखते हैं जो इंपॉर्टेंट ज़रूरत है, जो दैनिक जीवन की ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, उन सभी आइटम्स को संयुक्त रूप से देखा जाता है कि इनके ओवरऑल प्राइस में कितना बढ़ा है, एवरेज प्राइस कितना बढ़ा है, उसी हिसाब से हम इन्फ्लेशन बताते हैं कि 5% बढ़ गया, 10% बढ़ गया। ठीक, क्योंकि हो सकता है भैया पेट्रोल का दाम बढ़ा हो तो दूसरे सामान का दाम, उसकी कीमत कम हो गई होगी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, जीडीपी की गणना भारत में
कौन सी संस्था करती है? तो ये करती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। ये पहले सीएसओ का पार्ट था, एनएसओ करती है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ। मानव शरीर में, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो कार्य है, मुख्य कार्य इनका ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाने का काम है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है अगर पूछा जाए तो एक प्रकार रेड ब्लड सेल में पाया जाने वाला प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो ये बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल। सीपीयू को बोला जाता है, लेकिन मैं इसके साथ आपको बताना ये चाहता हूं कि ये सीपीयू यूनिट में 3 भागों में बटा होता है। ये 3 भाग में पहला भाग है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या बोला जाता है इसको? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। ये सीपीयू के अंदर के पार्ट है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेसिंग यूनिट का काम है। देखो एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका क्या काम होता है? तो जितने भी मैथ्स वाले क्वेश्चन है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ऑपरेशन है या कोई लॉजिकल क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने का काम किसका रहता है? एएलयू का। नाम से क्लियर है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला कंट्रोल यूनिट, ये पूरा कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का काम करता है। ठीक है, कौन? सीयू, कंट्रोल यूनिट। और एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट का काम होता है जितने भी डेटा है, जो जरूरी डेटा है, उनको स्टोर करके रखने का। ये किसका काम होता है? एमयू का। ठीक है, चलो, तो बेसिक अगर हम प्रोसेस देखें तो इनपुट होता है, इनपुट से प्रोसेसिंग होता है और फिर हमको क्या मिलता है? आउटपुट। तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से किया जाता है, आउटपुट हमें मिलता है आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, और प्रोसेसिंग होता है इस सीपीयू के माध्यम से। चलिए, आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक आईपी वर्जन 4 जिसको हम IPv4 बोलते हैं, और दूसरा होता है IPv6। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में यहाँ से सवाल पूछे भी गए हैं, कितने बिट के हैं? ठीक, एडीआई का सवाल था। तो ये 32 बिट का होता है और ये आपका 128 बिट का होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसमें देखो इस प्रकार के आपको 192, ये डॉट नीचे एक सिंगल डॉट रहेगा, 2 डॉट नहीं आता, सेमीकोलन, 192, 168.1.1 इस टाइप का आपका एड्रेस रहता है। ठीक है, इसमें भी 1200 डबल इस सेमीकोलन से बटे होते हैं। ठीक है, तो ये 32 बिट का होता है, ये 128 बिट का होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या होता है? तो जैसे हमारा आधार कार्ड है यूनिक नंबर है, वैसे ही हर सिस्टम का अपना एक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस। बायोस, हिंदी में इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म बोल सकते हो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका कार्य क्या है? सिस्टम को बूट करना। देखिए, जब भी आप कंप्यूटर चालू करेंगे तो सबसे पहले क्या एक्टिवेट होता है? बायोस एक्टिवेट होता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या कहा मैंने? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये बायोस क्या परफॉर्म करता है? तो ये परफॉर्म करता है पोस्ट। याद रखेंगे, सबसे पहले क्या एक्टिवेट होता है? बायोस। बायोस क्या परफॉर्म करता है? पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या बोला मैंने? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये जितने भी हार्डवेयर हैं उसकी जांच करता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम करता है। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या है? हार्डवेयर की जांच करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। क्लियर? फिशिंग किससे संबंधित है? अगले सवाल, फिशिंग किससे संबंधित है? फिशिंग किससे संबंधित है? तो फिशिंग संबंधित है इंटरनेट पर धोखाधड़ी से। आपको मेल आते होंगे, ईमेल आते होंगे, विभिन्न प्रकार के। हो सकता है कोई कॉल करता होगा, मैसेज करता होगा कि मैं बैंक का मैनेजर हूं और ये फलाना लिंक आप क्लिक करिए। किसी भी तरीके से आपसे धोखाधड़ी की जाए इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, तो वो क्या कहलाती है? फिशिंग कहलाती है। ठीक है, फिशिंग। अगला सवाल देखते हैं, कैश मेमोरी का मुख्य काम क्या है? तो कैश मेमोरी का मुख्य काम है सीपीयू और रैम के बीच डेटा को तेजी से उपलब्ध कराना। देखिए, जिन भी डेटा की हमको बार बार जरूरत पड़ती है तो वो कैश मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है। किस में स्टोर कर लिया जाता है? कैश मेमोरी में। इसको एकदम सिंपल इस तरीके से आप समझना, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ और मुझे हर 10-15 मिनट के बाद पानी की जरूरत पड़ती है, तो अगर मैं यहाँ से ऑर्डर दूं कि मेरे लिए पानी लाया जाए, तो सबसे नीचे मंजिल से आएगा, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे मुझे प्यास लगी, मैंने बताया, और तब तक मैं वेट कर रहा हूँ, तो ये टाइम वेस्ट होगा। तो चूंकि मालूम है कि भाई बार बार पानी की जरूरत पड़ती है, तो क्यों ना एक बोतल रख दिया जाए। और वही कैश मेमोरी का भी काम होता है, जिस डेटा की जरूरत हमको बार बार पड़ती है उसको हम कैश मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं ताकि समय का बचत हो। देखिए, हिंदी आ गया, ये ऐसे सारे सब्जेक्ट्स हम इंक्लूड करते हुए चल रहे हैं, आपके लिए काफ़ी मेहनत किया जा रहा है। और देखिए, आप रेगुलर गाइडलाइंस फॉलो करते चलें। अमीन पटवारी, अभी अगस्त महीना चल रहा है, अगस्त महीने को छोड़ दो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने कंप्लीट आपके पास हैं, कंप्लीट 3 मंथ्स हैं आपके पास। और ये 3 महीने में आप दिन रात एक कीजिए, सब संभव है। कई बच्चे सवाल करते हैं कि सर क्या 2-3 महीने बचे हैं, क्या इसमें कुछ किया जा सकता है, जॉब लगाया जा सकता है? बिल्कुल, बस कंडीशन है कि आप ये जितने भी समय आपको मिले हैं उसको फुल्ली यूटिलाइज करें आप, और नहीं करेंगे तो फिर आपको 3 साल भी दे दिया जाए वो भी कम पड़ जाएगा।
ठीक, चलो राम ने पानी पिया, तो सारे सब्जेक्ट्स के हम क्वेश्चंस कवर के। राम ने पानी पिया, इसमें ने किसका उदाहरण है, तो ये है विभक्ति, विभक्ति चिन्ह है। और ये किसका है विभक्ति है, तो कर्ता कारक का, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। राम ने खाना खाया और सोया, वाक्य में और कौन सा शब्द है, तो देखिए ये संयोजक का काम है। और किसका उदाहरण अगर पूछा है तो ये संयोजक का उदाहरण है। संयोजक भी दो प्रकार के होते हैं, एक समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, ठीक, और एक विकल्प बोधक, विकल्प बोधक। विकल्प में या, अथवा इस टाइप के शब्द आपको मिलेंगे, और समुच्चय बोधक में और, तथा इस टाइप के शब्द आपको देखने को मिलेंगे, समुच्चय बोधक और विकल्प बोधक। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, ये क्या है, इसमें अंडरलाइन वर्ड ये ऑनेस्ट है। अब बताइए ऑनेस्ट क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है और वर्ब है। तो ध्यान रखना नाउन क्या होता है, नेम प्लेस थिंग, कॉमन याद रखना, नेम प्लेस थिंग ज्यादातर नाउन होंगे। राम है नाउन, कोई जगह का नाम है भिलाई, नाउन, कोई चीज है टेबल चेयर पेन, क्या है ये, नाउन है। ठीक है, इस नाउन के बदले कुछ भी यूज कर दिया जाए वो प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन, जैसे हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे अगर मैं राम की जगह ही यूज कर दूं, सीता की जगह शी यूज कर दूं, चेयर की जगह इट यूज कर दूं, तो ये प्रोनाउन कहलाएगा, नाउन प्रोनाउन। फिर आता है एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई भी क्वालिटी बताई जाए, जिन शब्दों से क्वालिटी बताई जाए, और क्वालिटी का मतलब जरूरी नहीं अच्छी वाली क्वालिटी, बुरी वाली क्वालिटी भी, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एडजेक्टिव। लेकिन ध्यान रखना वो किसके बारे में बताया जाना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन का, क्योंकि आगे चल के आप एक एडवर्ब में फंसेंगे। बच्चे हिंदी में भी गलती करते हैं, बहुत हिंदी के अच्छे खासे विद्यार्थी होते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी में गलती करते हैं, है ना। तो ध्यान रखना एडजेक्टिव विशेषण जो किसकी विशेषता बताए, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक, तो ये एडजेक्टिव ऑनेस्ट मैन, क्योंकि आदमी की क्वालिटी बता रहा है, क्यों कैसा है, ऑनेस्ट है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो देखो ही डोंट लाइक, देखो ही या शी के साथ हमेशा ध्यान रखना क्या लगता है, डज लगता है। दे के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो ही शी के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, है ना। तो ये शी डोंट ये गलत हो जाएगा, शी डोंट, शी डजंट, शी डजंट। अब देखो खाली मुझे ये बोलना होता शी लाइक्स टी तो चलता, क्योंकि शी सिंगुलर है और यहाँ पर एस लगता है, शी लाइक्स टी। लेकिन इसके जगह किसने ले लिया, डज ने ले लिया, शी डज नॉट। तो जो एस या ई एस लगना था ना वो इधर लग चुका है, शी डजंट। तो आगे लाइक्स डबल एस नहीं लगता, ध्यान रखना डबल एस नहीं लगता, शी डजंट लाइक टी होगा, ना कि शी डजंट लाइक्स टी, शी डजंट लाइक टी। अगर खाली मैं बोलता शी लाइक्स टी तो सही होता, लेकिन चूंकि वहां पे बीच में डज वर्ड यूज हो गया है, इसलिए डजंट लाइक टी ये यूज होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बाय द नेक्स्ट मंथ आई डैश फिनिश माई एग्जाम्स। देखो बाय नेक्स्ट मंथ, इसको हिंदी में समझ के देखना क्या बोलना चाह रहा है, अगले महीने तक। अब मुझे ये बताइए, मैं आने वाले महीने की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट, प्रीवियस तो नहीं, आने वाले अगले महीने की बात कर रहा हूँ। तो क्या ये वर्तमान काल है, क्या ये भूतकाल है, कि ये भविष्य काल है। आप बोलेंगे सर भविष्य काल, ठीक है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके देखते हैं। अगले महीने तक मैं ये काम कर चुका रहूंगा, हाँ कि ना, अगले महीने तक मैं काम करूंगा ऐसा नहीं, मैं काम कर चुका रहूंगा। ठीक है, तो आई विल फिनिश एग्जाम नहीं होगा, आई विल हैव फिनिश्ड माई एग्जाम। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हम मैथ्स के हिस्से में आ गए। पी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड क्यू कैन डू इट इन 25 डेज। चलो ठीक है, पी एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और क्यू से 25 दिनों में कर सकता है। यदि वे इस पर एक साथ मिलकर 4 दिनों तक कार्य करें तो कार्य कितना प्रतिशत शेष बचेगा। देखो इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाते हैं, अगर P किसी काम को 20 दिन में कर पाता है तो P के एक दिन का काम कितना, P का 1 डेज वर्क कितना, P का एक दिन का काम होगा 1/20। ठीक है, और ठीक उसी तरीके से Q का एक दिन का काम कितना होगा, एक Q का एक दिन का काम होगा 1/25। अगर वो 10 दिन में पूरा काम कर पाता तो एक दिन में काम कितना, 1/10 होता। तो इस प्रकार से देखो P प्लस Q का एक दिन का काम कितना, तो P प्लस Q का एक दिन का काम हो जाएगा 1/20 और 1/25, इसको जोड़ दो। 1/20 और 1/25 एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम आएगा 100, 20 से ये 5 बार में जाएगा 5 लिखें, 25 से 4 बार में जाएगा 4 लिखें, तो ये आ जाएगा 9/100। ठीक है, 9/100। अब देखिए, अब देखो यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिनों तक काम करते हैं, ये हमने क्या निकाला, P और Q का एक दिन का काम निकाला, जो कि कितना आ रहा है 9/100 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9/100 आ रहा है। ठीक है, अगर ये 4 दिन तक काम करें मिलकर, ठीक है 4 दिन तक काम करें तो लो भैया देखो 4 दिन तक काम कर लिए, 9 × 4, ये 4 से 25 बार में कट जाएगा कि जी बिल्कुल। तो काम कितना खत्म हो गया, 9/25। 4 दिन तक काम करें, 9/25 काम खत्म हो गया है ना। एक साथ मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, 9/25 काम कर लिए। तो ये पूछा है कार्य कितना प्रतिशत शेष बचेगा। देखो कंप्लीट काम को मैं 1 मानता हूं और इसमें 9/25 काम हो चुका है, 9/25 काम हो चुका है, कितना बचा है, ये एलसीएम
लूंगा 25 ही आएगा, 1 से 25 बार में जाएगा, 25 माइनस 9, तो ये आ गया आपका 16/25। तो 16/25 काम बचा हुआ है। अगर मुझे इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मैं इंटू 100 करूंगा, और ये 25 से 4 बार में जाएगा, 16 चौक 64, 64% का काम बचा हुआ है। एक अच्छा क्वेश्चन था। अभी तक हम टाइम एंड वर्क में कभी भी क्वेश्चन सॉल्व किए तो परसेंट पर बात नहीं किए हैं, कितना परसेंट काम बचा हुआ है प्रतिशत में, लेकिन ये प्रतिशत वाला भी क्वेश्चन था, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एक बार समझिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 रुपए है। जहां जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य, यहां जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो देखिए समझना बात को, अगर मेरे पास 10 रुपए हैं और आपके पास 15 रुपए हैं, हम दोनों के बीच कितने रुपए का अंतर पूछा है, तो 5 रुपए। लेकिन मान के चलिए मैं 10 रुपए को उधारी में हूं और आप 15 रुपए आपके पास हैं, अब 10 और 15 के बीच का अंतर 5 नहीं रह जाएगा, अब 10 और 15 के बीच का अंतर 25 हो जाएगा। एक माइनस में एक प्लस में रहे तो ध्यान रखना दोनों ऐड हो जाता है, उतना डिफरेंस रहता है, क्योंकि इसको -10 से 0 आने में ही 10 लग जाएगा, फिर 15 कमाने में और 15 रुपए लग जाएंगे, तो 10 + 15 कितना लगेगा, 25 रुपए, ठीक है। तो बस वैसे ही यहाँ पर देखो, ये जो 15% का एक प्रॉफिट हो गया और 9% का लॉस हो गया, इन दोनों के बीच डिफरेंस 15 - 9 करके 6 करने की गलती मत करना। एक +15 है और एक -9 है, तो जब भी साइन उल्टा रहे ना तो आप दोनों डिफरेंस निकालना हो तो ऐड कर देंगे, 15 + 9 24। तो ध्यान रखना ये इन दोनों का अंतर कितना रुपए है, 768 रुपए, और ये अंतर परसेंट में कितने के बराबर है, ये बराबर है 24% के बराबर में। तो अगर 768 24% के बराबर है तो 100% के बराबर कितना, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% में मान के चलते हैं, हर चीज अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100%। तो अगर 768 24% के बराबर है तो 100% के बराबर कितना है, परसेंट तो काट दो, 24 से 1 कट जाएगा, क्या देखते हैं, 4 से पहले काटता हूँ, 4 से 6 बार में, 4 से इसको काट के देखता हूँ तो 18 चौक 72, ये डायरेक्ट 19 से चले जाएगा 76, और ये 192, 6 से इसको आपने काटा, 6 × 3 = 18 2, तो ये 3200 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3200 इसका आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अ पर्सन बॉट अ टेबल मार्क्ड ₹500 एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 8% एंड 25% रेस्पेक्टिवली। अच्छी बात है, एक व्यक्ति ने अंकित मूल्य 500 रुपए वाली एक मेज को 2 क्रमागत छूट क्रमशः 8% और 25% पर क्रय किया, ठीक है। समझ लो 500 रुपए अंकित मूल्य था, टैग्ड प्राइस था, लेकिन हमारी आदत रहती है डिस्काउंट मांगते हैं, है ना। डिस्काउंट मांगा हमने कितना, 8%, तो देखो 500 का 8% निकालोगे, आप आराम से निकाल लेना 8%, तो 500 का 8% 40 रुपए होगा। तो अब जो इसका प्राइस हो गया, अब जो इसका प्राइस हो गया वो हो गया 460 रुपए, ठीक है, कितना हो गया 460 रुपए। और इसका 25% डिस्काउंट, ये आपका 8% डिस्काउंट हो गया, 25% डिस्काउंट यानी कि 1/4, 460 का 1/4 अगर मैं करूँ, 1/4 निकालूं तो ये मुझे मिलेगा 100 रुपए और 115 रुपए, ठीक है। तो अब जो सामान उसको मिलेगा वो मिलेगा आपका 345 रुपए में, ठीक है, 345 रुपए में। अब उसने क्या किया, देखो उसने परिवहन पर 32 रुपए खर्च किए, ठीक है, परिवहन पर 32 रुपए खर्च किए। अब समझना, मान के चलो मैं कोई एक सेकेंड हैंड गाड़ी लेता हूं 9 लाख रुपए की, और उसमें 1 लाख रुपए का टायर चेंज करवा दिया, उसको थोड़ा और एडवांस करवा दिया, उसमें खर्चे लग गए, तो ये बताइए गाड़ी मुझे 9 लाख रुपए पड़ा कि 10 लाख रुपए। बोले सर 10 लाख रुपए पड़ा, क्योंकि वो तो सारा काम तो प्रीवियस ओनर को करके देना चाहिए था। जी बिल्कुल, वही चीज यहाँ पर भी होता है, उसको भले सामान पड़ा 345 रुपए में, लेकिन उसने ट्रांसपोर्टेशन पर भी तो खर्चा कर दिया 32 रुपए, तो अब उसको सामान कितना पड़ा, 345 प्लस 32 रुपए, यानी उसको सामान पड़ा है 377 रुपए। और इस 377 रुपए के सामान को उसने कितने रुपए में बेचा है, 500 रुपए में, तो उसको फायदा कितने रुपए का हुआ, 500 - 370 करोगे तो ये अंतर आएगा 123 रुपए। तो उस व्यक्ति को लाभ कितना हुआ, 123 रुपए, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 1600 है और लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 11 और 9 है। इस अनुपात को 4 और 3 करने के लिए विद्यालय में कितने और लड़कों को प्रवेश देना होगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, छात्रों की कुल संख्या 1600 है और लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 11 और 9 बताया गया है, ठीक है। तो मैं पहले बॉयज की संख्या निकालता हूँ। टोटल संख्या 1600, उसमें बॉयज कितने हैं, 11 है, लड़के पहले दिए 11, कितने में से 11 + 9 20, तो ये बॉयज की संख्या निकल जाएगी, फिर गर्ल्स की भी संख्या निकल जाएगी, 1600 × 9/20, तो ये देखिए ये तो 80 बार में जाएगा, ये भी 80 बार में जाएगा, ये आपका 880 बॉयज हैं और 720 क्या है, लड़कियां हैं। बॉयज की संख्या 880 है और 720 लड़कियों की संख्या है। अब देखो इस अनुपात को 4-3 करने के लिए विद्यालय में कितने और लड़कों को प्रवेश देना होगा। अभी देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है, देखो 11 और 9 तो है, लेकिन संख्या देखें तो 880 और 720 है। कितने लड़कों को प्रवेश देना होगा मुझे नहीं मालूम, मैथ्स मान लेता हूं। याद रखना मैथ्स में 2 चीजें आप फॉलो करेंगे, आपसे इजीली क्वेश्चंस बन जाएंगे।
बच्चों को लगता है कि सर समझ ही नहीं आता है, क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है। आप बस दो काम करना, बोले सर क्या? पहला कि जो चीज़ नहीं मालूम, जो चीज़ नहीं दिया गया उसको क्या मान के चलना, एक्स मान के चलना। आधा काम आपका हो जाएगा, आधा रास्ता आपको दिख जाएगा। उसके बाद पूरा रास्ता कैसे दिखेगा कि जो चीज़ें लैंग्वेज फॉर्म में मैथ्स में दी गई है बस उसको एज इट इज़ मैथमेटिकल फॉर्म में उतारते हुए चलना, ठीक है। ये दो काम, रास्ता दिख जाएगा आपको, उसके आगे फिर फॉर्मूला वगैरह का काम है जो आपको आना चाहिए। तो 880 में देखो भैया लड़कों को प्रवेश देना है, कितने लड़के और एडमिशन होगा नहीं मालूम, एक्स मान लेता हूँ, तो बॉयज में ही जोड़ूंगा एक्स, लड़कियों में तो जुड़ेगा नहीं, सिर्फ हमको बॉयज में एडमिशन देना है। तब जाके ये रेशियो कितना हो जाना चाहिए, बोल रहे 4 और 3। इसको बस मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये देखो 3 से मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, ये 3 इधर आएगा, 880 प्लस एक्स, इसको मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ क्योंकि ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये 4 इधर जाएगा, 4 इंटू 720, 720 को इधर लेकर आ गया मैं। अभी देखिए ये मैं काम कर सकता हूँ, मुझे ये ईजी पड़ेगा। 3 से मैं इधर काट देता हूँ, ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से ये चले जाएगा 240 बार में, तो ये हो गया 880 प्लस एक्स बराबर 4 इंटू 240 यानी कि 960 आ जाएगा। एक्स बराबर ये देखो 960 माइनस 880, ये अंतर आपको 80 का मिलेगा। तो x की वैल्यू कितनी है, 80 है, यानी कि 80 स्टूडेंट में और ऐड करूंगा तो ये जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 4 और 3। जो अभी 11 और 9 का अनुपात था वो कितना हो जाएगा, 4 और 3 का अनुपात हो जाएगा। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू आपको मालूम करनी है। यदि 36 डिवाइड बाई 2 प्लस वाई इंटू 3 माइनस 22 8 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। आपको मालूम है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले बॉडमस का रूल फॉलो करते हैं। बॉडमस के हिसाब से देखिए 36 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 18 प्लस ये मैं 3y को ऐसे ही रहने देता हूँ और ये माइनस 22 है और ये बराबर 8 है। देखो 3y ये मल्टीप्लाई तो है, 3y को मैं इधर रखता हूँ, 18 माइनस 22 ये कितना हो जाएगा, -4, 18 प्लस में और ये -22 है और ये 8, 3y बराबर ये माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8 + 4 कितना हो गया, 12 और y बराबर 12 डिवाइड बाई 3 यानी कि 4 इसका आंसर आ गया। y बराबर क्या, 4। y की वैल्यू कितनी है, 4 है। अगला सवाल भी कुछ इसी प्रकार है। इसमें देखिए 27 डिवाइड बाई 3 मैं 9 लिख देता हूँ प्लस ये 41y और ये -38 बराबर 12। आपको मालूम है 9 और -38 हम देखेंगे, 41y को तो ऐसे ही रहने दो, ये माइनस में आ जाएगा वैल्यू और माइनस में कितना आएगा, -29 और ये 12 है। 41y को इधर रहने दो, ये -12 उधर जाएगा, -29 जाएगा उधर, प्लस हो जाएगा 12 + 29 देखोगे आप 41 ही मिलना है। y की वैल्यू 41 करके कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर। चलिए आप पॉज करके थोड़ा समय लेके उसको बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन ढूंढ के लाने में, क्वेश्चन सेट करने में काफ़ी मेहनत लगता है। एक टाइपिस्ट इस क्वेश्चन को तैयार करता है, काफ़ी समय लगता है। एक कंटेंट क्रिएटर उसको जांच करता है, कंटेंट निकाल के देता है, पूरा वेरीफाई होता है, फिर मैं उसको पढ़ाता हूँ। ये काफ़ी समय लगता है और इस इतना एफर्ट के बदले हम एक ही चीज़ चाहते हैं, इस सेशन को लाइक कर देना और अगर आपको ठीक लगता है तो कमेंट करके ये बताना कि ये सेशन कैसा लग रहा है। ठीक, चलिए, क्योंकि कुदरत कभी भी देती नहीं है, कुदरत लौटाती है। आप ग्रेटिट्यूड प्रकट करेंगे, आभार प्रकट करेंगे तो कुदरत आपको उस तरीके से उस रिजल्ट देगा। ठीक, चलिए। एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गई, लेकिन बहुत यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे रही। दो तरफ यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी थी? एवरेज स्पीड के बारे में पूछा जा रहा है। ध्यान रखना, जब भी डिस्टेंस सेम हो, जैसे ए से बी गए और बी से वापस ए गए, जब भी डिस्टेंस सेम हो और आपको एवरेज स्पीड पूछा जाए, जाते समय हो सकता है x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गए हो और वापसी में y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आए हो, इस दौरान आपको एवरेज स्पीड पूछा जाए तो उसके लिए फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो ये देखो 2xy, x की जगह आपको क्या रखना है, x की जगह एक स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरा है 10, और x प्लस वाई मतलब 15 + 10 डायरेक्ट 25 लिख दूं क्या? 5 से 3 बार में गया, 5 से 5 बार में गया, ये 5 से 2 बार में गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो एवरेज स्पीड उसका क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितना? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 33वां क्वेश्चन। और मैं वापस से आपका ध्यान अमीन पटवारी के कोर्स की तरफ खींचना चाहूँगा। ठीक है, बाजू में सारा डिटेल दिख रहा है। अगर आपके मन में कन्फ्यूजन हो कि कितना पढ़ना है, कितना नहीं, किसको छोड़ना है, किताबें बहुत सारी हैं, बुक लिस्ट बहुत सारे हैं, हर किसी के पास बुक लिस्ट है, लेकिन उसमें काट छाट के आपका काम का क्या चीज़ है वो पूरे कोर्स में दिया हुआ है। आपको कोर्स के बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोर्स का कंटेंट पहले पढ़ना। मैं नहीं बोलूँगा कि आप और कोई सोर्स फॉलो ही ना करें, लेकिन मेरा ये कहना है, मैं इस पर जोर देता हूँ कि आप जो कोर्स में दिया गया कंटेंट है पहले उसको फिनिश करें। अच्छे अच्छे टॉपर निकल गए, फर्स्ट रैंक होल्डर निकल गए, अच्छे इतने सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हर एग्जाम में, और वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट तक
पढ़ के जाते थे, कंटेंट को ही पूरा याद करके जाते थे, ठीक है, उसके अलावा और किसी में उसने एफर्ट नहीं डाला। हाँ, अगर आपको मन है तो जब कंटेंट पूरा कवर कर ले तब आप दूसरे रिसोर्स पर जाएं, ठीक है। तो ये कोर्स बहुत कम दाम पर उपलब्ध है, तो उसको आप जरूर परचेस करें। चलिए, यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में 27/8 गुना हो जाती है तो प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? ये देखो, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन इसका बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। इसमें जो 27 और 8 है, ये 8 आपका प्रिंसिपल हो जाता है और जो टोटल अमाउंट है, कुल धनराशि है, वो अमाउंट आपका 27 हो जाता है। 3 साल दिए है ना, तो इसका क्यूब रूट कर देना, 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2 और ये 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3। समझा? 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, इनका क्यूब रूट 2 और 3 हो गया। मतलब मूलधन आपका 2 रुपए है और अमाउंट हो जाता है 3 रुपए। एक साल में आपका 2 से 3 रुपए होता है, तो 2 से 3 रुपए हुआ, ब्याज कितना रुपए बना? 1 रुपए। 1 रुपए ब्याज बना, मूलधन क्या था? 2 रुपए, और प्रतिशत निकालने के लिए आपको मालूम है इंटू 100 करते हैं, तो ये 2 से कट जाएगा 50। तो ये यानी कि इंटरेस्ट रेट कितना है? 50% है, ठीक है। कितना है? 50%। चलो, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका पीडीएफ मैंने बताया, आप टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 10 केजी बेहतर किस्म वाले चावल में 5 केजी घटिया किस्म का चावल मिला दिया जाता है। बेहतर किस्म और घटिया किस्म वाले चावल की कीमत क्रमशः 85 और 46 रुपए है। मिश्रण की प्रति केजी औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। मैथ के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। जो लेवल आपको अमीन पटवारी में देखने को मिलेगा वही लेवल मैं कोशिश करूंगा यहाँ पुट करने की, ठीक है। अभी आसपास जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, रिसेंट एग्जाम हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए मैं ये प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन। वो देखो, क्वेश्चन जरूरी नहीं हो, कई बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं सर आप 10 प्रैक्टिस सेट लेके आए, 50 × 10 500 क्वेश्चन, उसी में से सब बन जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो पैटर्न की मैं प्रैक्टिस करा सकता हूं आपको, और वो काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलो देखो, अच्छे किस्म वाले चावल की कीमत है 85 और जो बुरा है वो 46 रुपए है। 10 केजी बेहतर किस्म वाला चावल, तो भैया 1 किलो चावल 85 रुपये मिल रहा है, और 10 किलो अच्छा चावल लेंगे तो उसकी टोटल कीमत कितनी हो जाएगी? 850। जो घटिया किस्म है उसका कीमत है 46 रुपये, और वो कितना ले रहे हैं? 5 किलो। तो 46 × 5 करेंगे तो ये कीमत आ जाएगा 230। तो 850 + 230 ये हम जोड़ेंगे तो सोचो टोटल कीमत कितना पड़ गया, घटिया हो अच्छा हो दोनों मिला के? 5 × 3 = 8, 8 × 2 = 10, 1080। 1080 कुल कीमत आपको अदा करनी पड़ी, किसके लिए? 10 केजी अच्छे चावल के लिए और 5 केजी घटिया चावल के लिए। यानी कि टोटल आपको कितना किलो मिल गया? 1080 रुपये में 15 किलो। ये डिवाइड करेंगे आप तो 5 से 3 बार में जाएगा, और 5 से ये 2, 1 से 216, और 3 से और इसको काट दो, 3 7 72। तो ओवरऑल जो आपको एवरेज प्राइस पड़ा, चाहे अच्छा हो चाहे घटिया किस्म का हो, वो कितना रुपए पड़ा? 72 रुपये पड़ा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। The ratio of two number is 2:5. If 7 is subtracted from each, the ratio of the new number will become 13:43. बहुत इजी है, दो संख्याओं का अनुपात 2 और 5 है। देखो, जब भी दो संख्याओं का अनुपात 2 और 5 दिया रहे, उन एक्चुअल संख्या को आप 2x और 5x मान लेंगे, 2x और 5x मान लेंगे, ठीक है। यदि प्रत्येक में से 7 घटा दिया जाए तो देखो, जो दो संख्या है, मान चलो a और b दो संख्या थे, एक 2x माना एक 5x माना, प्रत्येक में से हमने 7 घटाया। ये लो, ऊपर में भी 7 घटा दिए, नीचे में भी 7 घटा दिए, तो जो नई संख्याओं का अनुपात है वो कितना हो जा रहा है? 13 और 43 हो जा रहा है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे। 43 उधर चले जाएगा 43, और ये हो जाएगा 2x - 7, और ये 5x - 7 इधर आएगा, इधर 13 है ऑलरेडी, और ये 5x - 7 आ गया। 43 इंटू ये दोनों में मल्टीप्लाई करना ना भूलें, ये आ गया आपका 86x, और ये 7 × 21, 7 × 28, 301 बराबर 13 × 5 = 65, 65x - 91। देखो, ये 65x को मैं इधर लेकर आऊंगा, ये हो जाएगा 86x - 65x, और ये -301 हो जाएगा प्लस इधर आके, तो 301 प्लस हो जाएगा, और ये -91 है ही, ये आपका आ जाएगा देखो 210, और ये 86 में से मैं 65 घटाऊंगा तो ये 21x मिलेगा। x बराबर 210 डिवाइड बाई 21, तो ये वैल्यू कितना आ गई? x की वैल्यू आ गई 10। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। देखो, 2 और 5 में हमने नंबर क्या माना? 2x और 5x। इसमें छोटी संख्या कौन सी है? 2x। तो 2x यानी कि 2 × 10, यानी कि आंसर आपका क्या आ गया? 20 आ गया, ठीक। कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, धैर्य रखेगा, और सेशन को लाइक जरूर कर देना, और मन लगे तो शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, ये देखो, ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। अभी तक हम मैथ्स के क्वेश्चन डील कर रहे थे। 45, 40, 50 और 49, और अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन मार्क की जगह क्या ऑप्शन होगा, ये देखते हैं। तो 45 से 45 0 का गैप है, 45 से 46 1 का गैप है, 46 से 50
4 का गैप है, यहाँ पर 9 का गैप है। मैंने आपको नंबर सीरीज में ये बताया होगा कि नंबर सीरीज का जब भी क्वेश्चन आए 99% सवाल डिफरेंस निकालने से ही बन जाते हैं। तो सबसे पहला काम आपको डिफरेंस निकालना है। फिर आपके ध्यान में आ रहा होगा ये नंबर स्क्वायर वाले हैं, 0 0 का स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो अगला जो ऐड होगा 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 59 में 16 हम जोड़ेंगे तो ये मिलेगा आपको 75। तो अगला नंबर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 75 आएगा। ठीक है, 75 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, CLICHE को कैसे लिखा गया है, IHJAMF। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये सबसे ज़्यादा जरूरी, अगर इसका सॉल्व करना है आपको तो जो नंबर्स हैं अल्फाबेटिकल का नंबर फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। जैसे C का होता है 3, L का होता है 12, I का होता है 9, C का होता है 3, H का होता है 8, E का होता है 5। इसको कैसे लिखा गया है, I के 9, H मतलब 8, J मतलब 10 होता है, A मतलब 1, M 13 और F 6। ठीक है, उसके बाद और क्या लिखा गया, काइंडली को K का होता है 12, I का होता है 9, 14, 4, 12, 25, उसको 17, 5, 15, 2, 15, 26 इस तरीके से लिखा गया है। हम इसमें कोई कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि देखो 3 से 9 प्लस 6 ऐड कर दिया है, ओके, 12 से 8 माइनस 4 कर दिया है, 9 से 10 1 ऐड कर दिया है, 3 से 1 माइनस 2 कर दिया है, एक बार प्लस कर रहा है एक बार माइनस कर रहा है, एक बार प्लस कर रहा है माइनस कर रहा है। ठीक है, और आगे देखते हैं, 8 से 13 प्लस 5 कर दिया है, 5 से 6 प्लस 1 कर दिया है। क्या यही पैटर्न इसमें भी फॉलो हुआ है, देखते हैं, अगर मिल जाता तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दूसरा क्लू देखेंगे। ये देखो 12 से काइंडली का CI होता है 9, 9 से 5 इस 4 तो घटा है, 14 15 में 1 जोड़ा है, 4 से ये 2 घटाया है, 12 से 15 यहाँ पर 3 जोड़ा है, और 25 से 26 1 जोड़ा है। ठीक, चलिए इतने की बेसिस पे हम कोशिश करते हैं कोई दूसरा क्लू ढूंढने का। फंबल, फंबल को मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके देखता हूँ। F होता है 6, U होता है 21, M होता है 13, M 13 हो गया, और B मतलब 2, L मतलब 12 और E मतलब 5। ठीक, देखो 6 में अगर मैं 6 जोड़ूं प्लस 6 करके देखूं तो ये क्या मुझे 12 मिलेगा। ठीक है, 12 मिलेगा। काइंडली K होता है 11, अच्छा K मतलब 11 होता है, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, सॉरी माफी चाहता हूँ, 11 होता है, और ये 11 से 17 6 का एडिशन होगा। वैसे I होता है 9 और ये 5, ये भी सही था, 14 15 ये भी सही है, 4 2 माइनस 2 सही है, 12 और 15 यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। CLICHE H होता है 8, और यहाँ पर M मतलब होता है 13, ये +5 है। काइंडली में यहाँ पे L 12 आएगा और वहाँ O 15 है। ये शायद हो सकता है वहाँ पे कुछ और मीटिंग हुई है ना, Q होना चाहिए, आई थिंक ये ना Q है। ठीक है, ये Q करोगे तो ये मैच हो जाएगा 17। ठीक है, तो उसको सुधार लेना, Q कर लेना। ओके, तो अब देखो सब चीज़ सही बैठ रहा है, इसी तरीके से ऐड किया गया है। तो 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 मतलब L होता है, तो ये 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे हमारे, L वाले हो गए। अब देखो LQN यहां तक ठीक है। हम लास्ट वाले अल्फाबेट को देख लेते, चेक करके देख लेते हैं, लास्ट वाले में क्या किया, +1 किया है, लास्ट वाले में +1 कर रहा है, तो 5 में +1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और 6 मतलब होता है F। तो बाकी आप चेक भी करेंगे ना तो यही ऑप्शन मिलेगा, LQNZQF। ठीक है, तो आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी। देखिए अगला ये कोडिंग डिकोडिंग का एकदम धांसू क्वेश्चन है, एकदम धांसू क्वेश्चन है। मुझे मालूम है कि आप इसको थोड़ा जज करने में गलती करोगे, थोड़ा देरी होगा। देखो J का होता है वैल्यू 10, R का होता है 18, Z का होता है 26, Q का होता है 17। सबको मैं एक बार जोड़ के देखता हूँ, सबको जोड़ के देखता हूँ क्या 74 आ रहा है। 10 + 18 28, 28 और 26 आप जोड़ेंगे 54, 54 + 17 जोड़ेंगे 71, 71 में 3 जोड़ के 74, ऐसे 74 तो आ नहीं रहा है। इसको भी ट्राई करके देखते हैं। LOBT, L मतलब होता है 12, O मतलब 15, 2 और 20, इसको तो आप जोड़ेंगे 27, 27 2 29, और ये 49 और 118 का कोई संबंध नहीं है। देखो यहाँ पे जज कर पाना मुश्किल है। अगर मैं आपको ये समय दूं तो आप कोशिश करें, थोड़ा सा पॉज लें और 1 मिनट 2 मिनट समय लगाएं और इसका आंसर लेकर आना कोशिश करें। उम्मीद है आप आंसर लेकर आ गए होंगे। अब देखो ये जो मेथड है इसको आप ध्यान रख लेना हमेशा, एक जब ऐसे नॉर्मल तरीके से आप नहीं मिले तो एक बार रिवर्स भी चेक कर लें। आपको मालूम है 10 का उल्टा मतलब J का उल्टा क्या होता है, जैक 41 Q होता है। R का उल्टा क्या होता है, R का उल्टा इंडियन रेलवे से याद रखना I, और Z का तो A होता है, Q का J होता है, मैंने बताया। Q मतलब होता है 17, I मतलब होता है 9, A मतलब 1 और J मतलब 10। Q 17, R का इंडियन रेलवे, ओके, I
Z हो गया अल्फ़ाबेट 1 और ये J। तो यहाँ पे देखते हैं 17 + 9 26, 26 + 1 27, 27 + 10 37। ये सब को जोड़ने से क्या वैल्यू मिल रहा है मुझे? 37 मिल रहा है। और 37 से 74 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? × 2। तो 37 दूनी 74, ये 74 वैल्यू मुझे मिल जा रहा है। अब ऐसी मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ क्या ये इसमें फिट बैठ रहा है LOBT। तो देखो 12 का उल्टा L का उल्टा आपको O मिलेगा। O मतलब होता है 15, ये 12 और ये 25 और ये 7। ये आप अपोजिट अल्फ़ाबेट्स देख लेंगे। T का उल्टा आपका G होता है तो G मतलब 7, ऐसे 12 15 ये आप 27 27 + 25 जोड़ेंगे 52, 52 + 7 हो जाएगा 59 और 59 का डबल करेंगे 118 आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो क्लू जा रहे हैं हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। उस हिसाब से हम देखते हैं कि XZCF को किस लैंग्वेज में लिखेंगे। तो X का उल्टा होता है C, G का होता है T, C का होता है X और F का होता है U। C मतलब 3, T मतलब 20, ये 24 होता है और U मतलब होता है 21। सबको जोड़ेंगे 23, 23 + 24 आपका 47 हो गया और 47 + 21 आपका हो गया 68 और 68 × 2 आप करेंगे तो ये आपको मिलेगा वैल्यू 136। ठीक है, आंसर आएगा 136। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, समझ वाला क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। 39वां क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो P इज द ब्रदर ऑफ R, P R का भाई है। ठीक है, भाई बहन को हम ऐसे बनाते हैं, P R का भाई है। तो R का भाई है कौन? P। देखो R को मैं इधर रखा, ये P। अभी मेरे को P का जेंडर मालूम चल गया कि P लड़का है। R वो लड़की का भाई भी हो सकता है, लड़का का भी भाई हो सकता है। भाई वन में एक सिंगल कॉलम बनाना और जितने ऊपर के जनरेशन होंगे ऊपर में लिखना, नीचे के जनरेशन नीचे। P R का भाई है, देखो मरा दिए। R Q का पिता है, R जो है वो Q का पिता है, R Q का पिता है, Q का पिता, ये लो भाई Q का पिता। अब ये Q लड़का है लड़की हो नहीं मालूम भैया, पिता तो लड़की के भी हो सकते हैं लड़के के भी हो सकते हैं, लेकिन ये मालूम चल गया R पिता है, मतलब ये क्या हो गया? ये मेल हो गया और मेल को मैं डब्बे से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आगे चल के देखते हैं S Q की पत्नी है, S जो है वो Q की पत्नी है, ये डबल लगा दिए पति पत्नी के लिए, S Q की पत्नी है। S पत्नी है मानी यानी कि लड़की हो गई और जो Q हो गया वो लड़का हो गया, लड़की को मैंने गोले से रिप्रेजेंट कर लिया। T है S की पुत्री, T कौन है? S की पुत्री, S की पुत्री है T, तो T भी लड़की हो गई भाई। P का T से क्या संबंध है? P का T से क्या संबंध, यानी P का T से क्या संबंध, यानी P T का क्या लगता है? P T का क्या लगता है? तो ये सोचो, ये आपकी मम्मी, मम्मी का पति क्या हो गया? पापा। पापा का पापा कौन हो गया भाई? दादा। और दादा का भाई यानी कि दादा का भाई को दादा ही बोलते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। पिता के पिता का भाई यानी कि दादा के भाई, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखो आपको इस सीरीज को कंप्लीट करना होता है। इसका सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं। इसका सबसे आसान तरीका है कि गिन लेना कि इसमें कितने अल्फाबेट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 का है तो या तो ये 2 2 के सीरीज में बटा होगा, जो कि थोड़ा नामुमकिन है क्योंकि इतने सारे अल्फाबेट्स हो गए। तो 3 के 3 3 3 वाला पेयर तो बन नहीं सकता, तो एक 4 4 का पेयर बन सकता है और एक 5 5 का पेयर बनेगा। 4 4 का हो सकता है 5 पेयर बन जाए, 5 5 का हो सकता है 4 पेयर बन जाए। तो इस तरीके से हम बांट के देखते हैं। मैं काम करता हूँ 4 4 के पेयर में बांट के देखता हूँ। ठीक है, हो सकता है उसमें मुझे कुछ मिल जाएगा, उसमें क्लू मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 5 5 के पेयर से मैं ट्राई करके देखूंगा। देखो यहां पर मुझे एक ये दिख रहा है Q, ये अल्फाबेट तो गायब है, ये Q दिख रहा है। Q मतलब होता है 17, N मतलब होता है 14, K मतलब होता है 11 और H मतलब होता है 8। कहीं ना कहीं ये -3 होते दिख रहा है क्या मुझे? 17 से 14 आ गया, 14 से 11 आ गया, 11 से 8, -3 होते दिख रहा है। -3 होते दिख रहा है, तो यहाँ पे 20 होगा तब जाके वो -3 होके 17 होगा और 20 मतलब ऑप्शन क्या आ गया? T। तो पहले में तो भैया T मिल गया मुझे, ये 2 ऑप्शन नीचे के कट गए। ओके, अब देखो ये ए मिल गया। ओके, यहाँ ये सेकंड वाला ही मैं जज कर लूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ये देखो N के बाद ये डैश है, यहाँ पर H है, H मतलब होता है 8, H ये 8 होगा और यहाँ पर E मतलब होता है 5, B मतलब होता है 2। तो ये भी कहीं ना कहीं -3 होता चल रहा है कि 8 5 2। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए, तब जाके -3 होके 8 होगा। तो 11 मतलब होता है K, तो सही आंसर इसका TKLDA हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। प्राचीन चंद्रदित्य समुद्र नामक सरोवर किस स्थल से संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है बारसूर से। ठीक है, प्राचीन चंद्रदित्य मंदिर जो है वो बारसूर से संबंधित है। ध्यान रखना, बारसूर में बहुत सारे आपको मंदिर दिख जाएंगे। मामा भांजा मंदिर। तो प्राचीन चंद्रदित्य समुद्र नामक सरोवर किस स्थल से संबंधित है? बारसूर संबंधित है। बारसूर कौन से जिला में पड़ता है? दंतेवाड़ा में पड़ता है। बारसूर में और भी मंदिर मिल जाएंगे आपको, बारसूर दंतेवाड़ा में मामा भांजा मंदिर, वहीं विशाल गणेश प्रतिमा मिल जाएगी, चंद्रदित्य सरोवर मिल जाएगा। ठीक है, और आपका चंद्रदित्तेश्वर मंदिर भी मिल जाएगा, बत्तीसा मंदिर भी मिल जाएगा। ठीक है, ये सब के यूट्यूब शॉर्ट्स मैंने डाले हुए हैं, जाकर देखिएगा उसको।
निम्नलिखित कथन पढ़िए और जज करिए। देखो, नागपुर के राजा रघुजी भोसले के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर आक्रमण किया। जी बिल्कुल सही बात है, याद रखना, रघु ने रघु पर आक्रमण किया। रघु ने रघु पर आक्रमण किया, यानी कि रघु प्रथम ने रघुनाथ सिंह पर आक्रमण किया। ठीक है, रघुनाथ सिंह पर आक्रमण किया, लेकिन ये खुद नहीं आया, ये खुद नहीं आया, ये अपने सेनापति को भेजा जिसका नाम था सेनापति का भास्कर पंत। भास्कर पंत तो आक्रमण किया, तो सही बात है। रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया, नहीं, कोई युद्ध नहीं किया, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो रघुनाथ सिंह था अपने बेटे की मृत्यु पर वो शोक मना रहा था, डिप्रेस्ड था, उसने हथियार डाल दिए थे, कोई युद्ध नहीं हुआ। उनकी जो दो बीवी थी, पत्नियां थीं, लक्ष्मण कुंवर और पद्म कुंवर, उन्होंने सफेद झंडा दिखा दिया था, तो ये बात गलत है। रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया, नहीं, ये मारा नहीं गया। आगे चल के जबकि और सत्ता को इसी को सौंप कर चले जाते हैं, इसमें केवल कथन एक सही है, बाकी गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो देखो, इलियट, रजब्रुक और कोलब्रुक एगेन्यू। तो कोलब्रुक है, कोलब्रुक जो है वो केशव गोविंद के समय आए थे। कोलब्रुक केशव गोविंद के समय आए थे। एक फॉरेस्टर आए थे महिपत राव दिनकर के समय, फॉरेस्टर महिपत राव दिनकर के समय आए थे। एक ब्लंट आए थे, ब्लंट आए थे विठल राव दिनकर के समय, विठल राव दिनकर के समय में कौन आए थे? ब्लंट आए थे। ठीक है, एक मिस्टर लैंकी भी आए थे, जो महिपत राव दिनकर है ना, उनके समय में मिस्टर लैंकी भी आए थे। किस जिले में सीतालेखनी पहाड़ी है? तो ये सीतालेखनी पहाड़ी, जिसका उपनाम है कुदरगढ़ की पहाड़ी, ये सूरजपुर जिले में आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं। सीतालेखनी नाम इसलिए लिख दिया गया, वहाँ के आम जनता की ये मान्यता है कि जो वो लेखनी है, वो लिखावट है, वो सीता माता की है, जो लेखनी वो सीता माता ने खुद अपने हाथों से लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसके लिए आपको इंद्रावती की सहायक नदी याद रखनी होगी। उत्तर से मिलने वाली सहायक नदी कोटरी, निबरा, गुड्रा, बोर्डिंग और नारंगी, ये सारी नदी जो है मैं बता रहा हूं, ये इंद्रावती नदी की सहायक नदी है, और ये उत्तर से आकर मिलने वाली सहायक नदी है। दक्षिण से आकर मिलने वाली सहायक नदी में कौन कौन सी नदी है? चिंताबागु, तालपेरू, डंकनी, शंखनी। ठीक, तो ये जो पांचों चार नदी हैं, ये दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो ये आपका एक प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। आप मुझे बिल्कुल बताइएगा, और किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो भी कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। कैसा लगा सेशन वो बताइएगा। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं ऐसे ही सेशन चलते रहे तो मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।